प्रोफेसर और शिक्षक रहते हुए काम कर रहा था। सामाजिक मुद्दों पर चिंतन करना मेरा प्रमुख काम हो गया था। लेकिन एक दिन अचानक ही फ़ोन आता है और कहते हैं मुझे कि आपको अपनी नौकरी छोड़ के राज्यसभा हम भेज रहे हैं। लेकिन वो बात भी तब पता चली जब टेलीविज़न पे आई। उससे पहले मुझे किसी ने नहीं बताया कि आपको राज्यसभा हम भेज रहे हैं। उसके लिए सहमति भी किसी ने नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो किया है उसमें 2 सवाल मुझसे ज़रूर पूछे गए थे कि एक तो संगठन में आपका दायित्व बदला जा रहा है। तो संगठन में मैं पहले से ही काम करता था, इतिहास संकलन योजना का मैं काम देख रहा था मालवा प्रांत के अंदर। तो मैंने कहा ठीक है, संगठन का काम चेंज कर देंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं वहाँ पे भी काम कर लूँगा। और दूसरा सवाल ये था कि इस काम को करने के दौरान अगर आपको नौकरी छोड़ना पड़ी तो छोड़ दोगे क्या? तो मैंने सोचा अनायास ही कि ठीक है, छोड़ देंगे, कोई बात नहीं है। अगर देश के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा काम करने का मौका मिलेगा तो हम छोड़ेंगे। नहीं, मगर पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी इतनी सुदृढ़ नहीं थी। आपने एक बड़ा पद छोड़ा है राज्यसभा के लिए या राजनीति के लिए, तो आपको कहीं ना मन में तो कसूर रहा होगा कि यार मैं नौकरी छोड़ के, क्योंकि प्रोफेसर आज की डेट में बहुत अच्छी तनख्वाह। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो पूरी ज़िंदगी अगर शिक्षा प्राप्त करता है, अध्ययन अध्यापन करता है, पीएचडी प्राप्त करता है तो उसका मिशन होता है रोजगार प्राप्ति। एक अच्छी नौकरी मिले, एक अच्छी नौकरी मिले, मैं अपने परिवार को आर्थिक रूप से संपन्न कर सकूँ, उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकूँ। अब तक तो मेरा सोचना यही था। जब नौकरी छोड़ने की बारी आई तो कई घंटों तक मैं रोया भी होगा और मैं कैसे छोड़ दूँगा। लेकिन जहाँ से फ़ोन आया था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय जेपी नड्डा जी का नेतृत्व का मुझे आदेश हुआ था, मध्य प्रदेश के नेतृत्व का भी आदेश हुआ, और पार्टी ने अगर मेरे लिए कोई निर्णय लिया है तो मैंने सोचा कि ये बेहतर निर्णय ही लिया होगा। और चूंकि मैं संगठन में 15 सालों से अधिक समय से काम कर रहा था तो संगठन का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि था, इसलिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और राज्यसभा के नामांकन को दाखिल करने के लिए मैं भोपाल गया। उससे पहले ही मैंने सेम डे अपनी 1 महीने की सैलरी जमा करी और नौकरी छोड़ दी। अब मुझे इस बात का संतोष होता है कि मैं एक चुनौती भरे क्षेत्र में काम ये तो आपकी बात हो गई, लेकिन घर में शुरुआत में जब मदर फादर को लगा होगा कि यार ये कितना बड़ा निर्णय ले रहे हैं। मेरे पिताजी ने, माँ ने और मेरी पत्नी को नहीं पता था कि मैंने आज त्याग पत्र दे दिया। उनको बाद में पता चला जब मैं भोपाल चले गया और वापस आया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि नौकरी का क्या करेगा आप? तो मैंने कहा नौकरी छोड़ चुका हूँ। तो उन्होंने कहा क्या रहे, मैं नौकरी छोड़ दी, हमसे भी नहीं पूछा। मैंने कहा कि आपके पास 4 बेटे हैं, 3 बेटे आपकी सेवा करने के लिए, 1 बेटा अगर देश के लिए नौकरी छोड़ भी देता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं अच्छे काम करने के लिए नौकरी छोड़ा हूँ। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, आज छोड़ दी तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा काम करना देश के अंदर और पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को संपन्न करना और देश के लिए काम करना। तो आज भी मेरे माँ और पिताजी खेतों में काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे उन्होंने कभी नहीं टोका कि ये काम मत करे, वो काम मत करे। उन्होंने एक लाइन मुझे दे दी कि दुनिया में तुझे पूरी आज़ादी है, लेकिन आज़ादी के साथ साथ आप अपने आदर्श आचरण संहिता में रहकर कामों को संपन्न करोगे और भारत माता के लिए काम करोगे। तो मेरा हर काम भारत माता को समर्पित। आप अब उच्च सदन में हैं, जहाँ सीधे प्रधानमंत्री, सीधे सब वरिष्ठों के साथ काम करने का, उनके निर्देश का पालन करने का मौका भी मिल रहा, और इसमें नो डाउट कि आप कर भी रहे हैं, जमीनी स्तर पे भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस दिशा पे बढ़ के आप क्या भला कर पाएंगे? आदिवासी जनजाति क्षेत्र में से आप आते हैं, आप स्वयं भी वही उससे बिलोंग करते हैं, तो क्या लगता है कि अब आपको क्या मौका है? देखिए, अवसर तो अनेक हैं, काम करने की ताकत चाहिए, समर्पण चाहिए और परिश्रम की पराकाष्ठा चाहिए। मेरे क्षेत्र के आदिवासी भाइयों और बहनों समेत पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो बेहतर हो सकता है इसको रातों दिन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और बहुत सारे परिणाम सकारात्मक मुझे मिल भी रहे हैं। जिस क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ उस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं, शिक्षा की व्यवस्था, मेडिकल कॉलेज की स्थापना, पढ़ने वाले बच्चों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र, नीट का परीक्षा केंद्र, लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और मॉडल कॉलेज, भोज विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा का केंद्र, ये तमाम शिक्षा के क्षेत्रों में बेहतर काम किए हैं, जिसके परिणाम हमारे क्षेत्र के बच्चों के और हमारे क्षेत्र के जो गरीब भाई और बहन हैं आदिवासी हमारे, उनको सबके बच्चों को ये लाभ मिल रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है
कि हमारे इस क्षेत्र में जो गांव सड़कों से वंचित थे, बिजली से वंचित थे, रोजगार से वंचित थे, जो पलायन करते थे, वहाँ तक भी लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से पानी पहुँचाना, नहरों के माध्यम से पानी पहुँचाना और उनकी खेती के लाभ को दोगुना करना ताकि वो पलायन नहीं कर सके। इस दिशा में मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। साथ ही बड़वानी से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जहाज चलाने का मेरा प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। एक और मांग हमारे क्षेत्र के लोगों की है, 105 साल पुरानी इंदौर मनमाड़ रेल मार्ग और खंडवा वाया खरगोन बड़वानी से धार रेल मार्ग की मांग की जा रही है। ये 105 साल पुरानी मांग को भी हमने लगातार प्रधानमंत्री जी को भी और रेल मंत्री जी को भी अवगत कराया है। इसका सर्वे प्रारंभ हो गया, इसका DPR बन रही है और मुझे जहाँ तक भरोसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी से जिस प्रकार से हमारी चर्चा हुई है, हमारे लोकसभा के सांसद गजेंद्र पटेल जी और हम दोनों ने बातचीत करी है। दूसरे सांसद भी हमारे, चाहे वो खंडवा के हो, धार के हो, झाबुआ के हो या इंदौर के हो, देवास के हो या फिर महाराष्ट्र के सांसद है, सबके साथ एक प्रतिनिधिमंडल ने भी हम रेल मंत्री से चर्चा की है। करीब 26,000 करोड़ का एक मोटा बजट है रेल लाइन को बिछाने के लिए। लेकिन मुझे अब भरोसा इसलिए हो गया है कि बजट के अंदर जनजातीय गौरव कॉरिडोर के नाम से प्रावधान किया गया है और उसमें ये लिखा गया है कि ऐसे पिछड़े और आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र जहाँ रेलवे लाइनों का विस्तार नहीं हुआ है, इस बजट से वहाँ पर रेलवे लाइनों का विस्तार किया जाएगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अब जो बच्ची कुची हमारी मांगे हैं वो भी 2029 से पहले पूरी हो जाएगी। मैं देखता हूँ कि आप अनोखे अंदाज में भी दिखते हैं। कई बार आप विकास की बात करते हैं, विकास के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि एक जनजाति के जूते चप्पल बनाने वालों का भी सम्मान करते हैं, उनके पास भी बैठते हैं, उनके भी सुख दुख देखते हैं और आप डेवलपमेंट तरफ भी। ये सब कैसे कर पाते हैं? क्या होता है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये बहुत फास्ट तो हो नहीं सकती है। इस बीच में जो समय निकलता है उस समय में मुझे लगता है कि मेरे गरीब भाई और बहन जो धरातल पर रहते हैं, जमीनी स्तर पर रहते हैं, उनके बीच में काम करना मुझे संतोष देता है। मेरा जन्मदिन मजदूर दिवस के दिन आता है, उस दिन पूरे मजदूरों का सम्मान करने के लिए मैं मजदूरों की वेशभूषा में उनके साथ होता हूँ। पूरा दिन अगर उनके साथ हम काम करते तो शाम को पता चलता है कि उनके परिश्रम की कीमत क्या होनी चाहिए। इसी प्रकार से जब मोची समाज पूरे देश के लोगों के पाँव में कांटे जब चुभते थे, पाँव में जब छाले पड़ जाते थे, ऐसे समय में हमारे रविदास जी के समाज ने जूते चप्पलों का आविष्कार किया। आज वो जूते चप्पल सिलने वाले मोची समाज हमारा रविदास जयंती के दिन भी अपने जूते चप्पल पॉलिश कर रहा है, बना रहा है, सिल रहा है और रविदास जी ने भी ये किया था। तो मैं तो मानता हूँ कि आज भी असली रविदास तो फुटपाथ पे जूते चप्पल पॉलिश कर रहा है। मैंने उस दिन ये संकल्प लिया कि आज के बाद रविदास जयंती में उन्हीं के साथ मनाऊंगा और पिछले 3 साल से उन्हीं के बीच मना रहा हूँ। उनके जूते चप्पल पॉलिश करना, उनसे आशीर्वाद लेना, उनको साफा बांधना, उनका सम्मान करना। और एक बात बताता हूँ, मनुष्य छोटा हो या बड़ा, वो मनुष्य और उसके अंदर परमात्मा निवास करता है और जिसके अंदर परमात्मा निवास करता है वो मनुष्य सब एक है, बड़ा हो या छोटा। कर्म उसकी प्रधानता है, ये रविदास जी ने कहा है। मेरे लिए न तो कोई बड़ा है न कोई छोटा है। मैं मनुष्य मानव मात्र की सेवा के लिए राजनीतिक क्षेत्र में भी आया हूँ और इससे पहले भी मैं ये काम करता था। तो मुझे जब जब धरातल पर आकर काम करता हूँ तो मेरी आत्मा को संतोष होता है और मुझे आनंद भी उसी में आता है। मुझे आनंद कहीं और प्राप्त नहीं होता है, इन्हीं के बीच में मुझे आनंद मिलता है, चाहे गरीब हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, खेतीबाड़ी करने वाले हो या मजदूरी करने वाले हो। चरेवेती संकल्प को लेके चल रहे हैं आप और मुझे लगता है कि इस संकल्प के साथ आप डेवलपमेंट के, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में आपकी राजनीति के आपने कोई लक्ष्य बनाया है, आपने कोई राजनीतिक, क्योंकि बहुत बार चर्चा होती है कि ये पद मिल रहा है, वो पद मिल रहा है, तो आपको लगता है कि अब और क्या आगे बढ़ना है? देखिए, मैं जब किसी छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक शिक्षक प्राइमरी का बनूंगा। फिर मैंने नहीं सोचा कि हाई सेकेंडरी स्कूल का टीचर बनूंगा। फिर मैंने ये कभी नहीं सोचा कि PSC से मैं प्रोफेसर बनूंगा। लेकिन उसके बाद सांसद भी बना। मैंने जीवन में ये कभी नहीं सोचा कि मैं ये बनूंगा, लेकिन मैंने ये सोच के रखा था कि मैं अपने आप को पात्र बना के रखूंगा। मेरी पात्रता के अनुसार मुझे जो मिलेगा मैं उस कुर्सी के साथ बेहतर न्याय कर पाऊंगा और जन कल्याण के बेहतर काम कर पाऊंगा। तो मैं कॉलेज का प्रोफेसर था तो 5 घंटे कॉलेज में और 12 घंटे समाज के बीच रहता था। आज मुझे भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सांसद होने का अवसर प्रदान किया तो मैं समाज के 12 करोड़ भाइयों और बहनों की तरफ से पार्टी को बार बार धन्यवाद इसलिए देता हूँ
क्योंकि मध्य प्रदेश से आज की तारीख में एकमात्र राज्यसभा का सांसद आदिवासी में ही हूँ। 1.25 करोड़ आदिवासी भाई अगर मध्य प्रदेश में रहते हैं और उनकी कोई समस्या है तो राज्यसभा में उठाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। तो ये मैं अपने आप को उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं और आदिवासी समाज के भाइयों और बहनों की आवाज़ बनकर अगर संसद के अंदर मैं बोल रहा हूँ तो ये मेरे सौभाग्य का विषय है और इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये कार्य करने का अवसर प्रदान किया। और मैं जीवन भर जो काम मुझे मिलेगा, कठिन से कठिन काम भी मिलेगा, तो मैं उसमें रिजल्ट 100% देने की कोशिश करूँगा, जान की बाजी लगाकर। आपके बहुत सारे आयाम दिखते हैं। लंबा इंटरव्यू तो हम आज नहीं मगर कभी जरूर करेंगे, लेकिन एक देखता हूँ कि कहीं आप पर्यावरण प्रेमी भी हैं, आप इंसानियत के लिए भी काम करते हैं, आप जनता के लिए भी करते हैं, क्षेत्र के लिए भी करते हैं, विकास के काम भी करते हैं। ये सब आप संतुलन कैसे बना पाते हैं? देखिए, एक जनप्रतिनिधि के लिए चारों तरफ अवसर है और अवसर के लिए समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। मैं अपने समय प्रबंधन के साथ में जल संरक्षण, पौधारोपण, रक्तदान और समाज के अंदर पुण्य के काम करने की दिशा में, दान करने के काम की दिशा में निरंतर काम करता हूँ। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं इसको देशभक्ति मानता हूँ, मैं इसको राष्ट्रभक्ति मानता हूँ, मैं इसको भारत माता की सेवा मानता हूँ। इसी से हिंद की जय होगी, इसी से भारत माता की जय होगी। और ये मेरे सारे कार्य भारत माता को समर्पित है, ये मेरे सारे कार्य देश को समर्पित है। इसके बदले में मुझे कुछ मिले तो ठीक और नहीं मिले तो ठीक, पर मैं अपने संतोष के लिए काम करता हूँ और जीवन भर करते रहूँगा। आपने देखा और आपने सुना कि राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी की अवधारणा क्या है। राजनीति से कुछ आगे नहीं बढ़ना चाहते, राजनीति में सेवा, राष्ट्रभक्ति, भारत माता की सेवा के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए देश सेवा के लिए, मध्य प्रदेश की सेवा के लिए, आदिवासियों की सेवा के लिए तन मन धन से जुटे हैं। ऐसे हैं सुमेर सिंह सोलंकी। अभी कभी और इंटरव्यू बड़े डिटेल में लेंगे, अभी तक के लिए इतना ही।